तेजस्वी यादव को इंडिया टुडे के कवर पेज पर स्थान मिला है उन 100 लोगों के बीच में जिनको इंडिया टुडे ने अपनी 35वीं वर्षगांठ के विशेषांक में माना है कि वो भारत में इस साल सबसे ज्यादा 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल रहे। अपनी 35वीं वर्षगांठ के विशेषांक के मुख्य पृष्ठ पर इंडिया टुडे ने तेजस्वी यादव समेत देश के तमाम प्रतिभाशाली युवाओं की लिस्ट में उनको शामिल किया है। ये वही इंडिया टुडे है जिन्होंने कुछ दिनों पहले बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 बताया था, जबकि नीति आयोग की हर रिपोर्ट बिहार को शिक्षा के साथ साथ हर मामले में फिसड्डी बता रही थी। तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल डेब्यू भारतीय राजनीति के इतिहास में संभवतः सबसे शानदार डेब्यू में से रहा होगा। एक ऐसा युवा जिसका पिता और जिसकी मां 15 वर्षों तक बिहार का मुख्यमंत्री रहे हों, उसके लिए यह कुछ खास नहीं होगा, लेकिन फिर भी आम नजरों में अगर देखा जाए तो इससे बेहतर डेब्यू किसी का नहीं हो सकता। साल 2015 में पहली बार राघोपुर सीट से विधायक बने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की सरकार में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और उसके बाद बातें तो यहां तक चलने लगी कि अपने कोट अनकोट चाचा नीतीश कुमार से भी ज्यादा फुटेज तेजस्वी यादव को मिलने लगी थी। तेजस्वी यादव ज्यादा फुटेज खाने लगे थे। यानी 26 साल के तेजस्वी यादव का तेज कहीं ना कहीं बिहार के उस वक्त और इस वक्त के सबसे बड़े नेताओं में से एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी ज्यादा होने लगा था। हालांकि साल 2017 में यह सरकार गिर गई और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लेते हैं और तेजस्वी यादव लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाते हैं। इसी दरमियान तेजस्वी यादव के ऊपर से राजनीतिक साया हटता है और लालू यादव जेल चले जाते हैं। उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव रुकेंगे या फिर लालू यादव का साया एक तरीके से हटने के बाद तेजस्वी यादव कमजोर होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटे और अकेले दम पर उन्होंने बिहार में तमाम मतभेदों के साथ, तमाम राजनीतिक मुश्किलों के बीच में उन्होंने अपना तेज दिखाया और 75 सीटों के साथ 2020 विधानसभा चुनाव में बिहार की नंबर 1 पार्टी बने। हालांकि वो बहुमत के आंकड़े से दूर थे और भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर के एक बार फिर से सरकार बना ली, लेकिन आज भी तेजस्वी यादव बिहार की सबसे मजबूत पार्टी के नेता बने हुए हैं, सबसे मजबूत नेता। 2 नेता उस वक्त चर्चा में आए थे, एक थे तेजस्वी यादव और दूसरे मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में जहां एक बार के लिए युवा नेता अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ी, 2012 के चुनाव में उन्होंने तगड़ा बहुमत हासिल किया, लेकिन साल 2017 आते आते अखिलेश यादव लगभग शून्य हो गए और एक वक्त के लिए वो उनके पास कोई प्रसंग नहीं रह गया चर्चा में रहने का और भारतीय जनता पार्टी के अंधड़ में लगभग गायब हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंधड़ में तेजस्वी यादव ने साल 2020 को सरवाइव किया और बिहार के विधानसभा चुनाव में यह साबित किया कि बिहार में उनकी राजनीतिक पकड़ क्या है। वो युवा हैं भले, लेकिन राजनीति उनके रग रग में बसी हुई है। इन तमाम चीजों ने साबित किया कि तेजस्वी यादव बिहार के नंबर 1 राजनेता हैं और आज उसी के चलते उनको देश की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन में से एक इंडिया टुडे के कवर पेज पर जगह भी मिली है, जिसमें तापसी पन्नू जैसी बड़ी बॉलीवुड स्टार को जगह दी गई है। अब इंडिया टुडे की मैगजीन में तेजस्वी यादव को जगह मिलना और इमर्जिंग युवा के तौर पर जगह मिलना एक तरीके से बिहार की राजनीति को असर डालता है। एक तरीके से नीतीश कुमार की साख पर सवाल उठने की आखिरी कील है। इसके बाद यह साफ हो जाता है कि आज नहीं तो कल नीतीश कुमार की एक लंबे वक्त से चली आ रही मुख्यमंत्री की बनने की स्ट्रीक को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो तेजस्वी यादव ही है। और आज भी अगर देखा जाए तो बिहार में इकलौते नेता के खिलाफ खड़े उस पार्टी के विधायकों की संख्या तेजस्वी यादव के पास किसी भी नेता से ज्यादा है और खास करके उनके अपोनेंट नीतीश कुमार से तो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने जब साफ तौर पर यह कह दिया है कि उनका विधानसभा चुनाव यह आखिरी चुनाव है और ना ही वो अगली बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं बिहार के, तो सत्ता में बैठे दलों को, तमाम दलों को सचेत हो जाना चाहिए कि अगर उन्हें सत्ता में वापसी पानी है और उन्हें तेजस्वी यादव के सामने बड़ा चेहरा के तौर पर किसी को प्रोजेक्ट करना होगा जल्दी से जल्दी, जो कि विपक्ष के पास या जो सत्ता पक्ष में कह लिया जाए एक तरीके से अभी है और भविष्य का विपक्ष बन सकता है, उसके पास फिलहाल साफ तौर पर कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। यानी कि अगर आज नीतीश कुमार अपने पद से हट जाएं तो सत्ता के पास कोई ऐसा दूसरा चेहरा नहीं है जिसे वो बिहार की जनता के सामने रख सके और वो नीतीश कुमार जैसे सर्वमान्य चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो सके। और ऐसे चेहरे की कमी होना और उसी समय में, ठीक उसी समय में तेजस्वी यादव का अपनी प्रसिद्धि की नई सीढ़ियां और नई ऊंचाइयां चढ़ना, ये बात साफ करता है कि बिहार का भविष्य कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ही है। अब इन तमाम बातों से लग रहा होगा कि तेजस्वी यादव से तेजोमय चेहरा कोई नहीं है, तेजस्वी यादव बिल्कुल साफ सुथरे नेता हैं, तो ऐसा नहीं है। साल 2017 में जब उनकी सरकार गिरी थी तो उसकी वजह से
तेजस्वी यादव का उसकी जो वजह थी वो तेजस्वी यादव का भ्रष्टाचार में शामिल होना था। उनके ऊपर सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया था कि मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की है। उन्होंने जो कि रेलवे के कैटरिंग और ट्रैवल के ठेके से जुड़ा हुआ एक मामला था, इसमें तेजस्वी यादव समेत पूरे लालू परिवार के लोग शामिल थे। आपको बता दें, लालू यादव पूर्व में रेल मंत्री रह चुके हैं और जाहिर है रेलवे में उनका कहीं ना कहीं से हस्तक्षेप रहेगा। इसके अलावा भी तेजस्वी यादव के पास उन्होंने अपना कुछ नहीं किया है, अपनी कोई गलतियां खास नहीं होंगी, लेकिन उनके पिता की जो एक लंबी राजनीतिक विरासत रही है, उसका जो साया है, उसका काला साया, वो तेजस्वी यादव से इतना आसानी से नहीं छूटने वाला है। हालांकि साल 2018 में तेजस्वी यादव साफ सुथरे तौर पर बरी हो गए, क्योंकि जब ये बात हो रही थी कि भ्रष्टाचार, साल 2004 की बात है, तब तेजस्वी यादव की उम्र महज 14 साल की थी और किसी भी तरीके से इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल था कि 14 साल की उम्र में तेजस्वी यादव किसी भी भ्रष्टाचार में शामिल रहेगी। अब आखिरी सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव के सामने चेहरा कौन हो सकता है आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में। संभवतः कुछ नाम जहन में आते हैं, जिनमें पहला नाम चिराग पासवान का है, दूसरा नाम कन्हैया कुमार का है। युवा चेहरे हैं जो तेजस्वी यादव के समकक्ष है, लेकिन चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपनी पारिवारिक कलह की वजह से अब कमजोर हो चुके हैं। और साथ ही साथ जैसा कि बिहार की राजनीति का परिवेश है, बिहार की राजनीति की सच्चाई है, बिहार की राजनीति ही ऐसी है कि यहां पर जाति जिसके पास ज्यादा जाएगी वही मुख्यमंत्री बनेगा, तो उस लिहाज से चिराग पासवान के पास संख्या बल कम है। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार की बात करें तो वो जिस खेमे में है, वो खेमा खुद में ही बेहद कमजोर है, वो कांग्रेस है। और इससे पहले वो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर गिरिराज सिंह के खिलाफ और बुरी तरह हारे भी हैं, जिसका साफ मतलब है कि कन्हैया कुमार के पास एक वक्त पर प्रसिद्धि थोड़ी बहुत थी, सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत प्रसिद्धि आज भी है, लेकिन जमीन पर उनके पास फिलहाल की अगर हालात देखें तो उसमें वोटर नहीं नजर आते हैं। बाकी कुछ पुराने चेहरे हैं, जिनमें गिरिराज सिंह का नाम हम ले सकते हैं, आरपी सिंह का नाम ले सकते हैं, लल्लन सिंह का नाम ले सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा, नित्यानंद राय जैसे तमाम नाम ले सकते हैं। खास करके नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह, इन दोनों को भारतीय जनता पार्टी और संभवतः एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये चेहरे फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए नहीं लगते कि वो तेजस्वी यादव के इस चेहरे का मुकाबला कर पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत तमाम आयाम है जिनको लेकर के चर्चा की जा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए तेजस्वी यादव के लिए और बिहार के लिए एक तरीके से गर्व की बात है कि देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक नेता को एक साफ सुथरे नेता के तौर पर पहचान मिल रही है और एक युवा के तौर पर उनको कंसीडर किया जा रहा है कि वो राजनीति का भविष्य है। बिहार की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति का भी भविष्य हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का उनका प्लान है, जिस तरह से वो बातें करते हैं, उसी तरह से जब वो सत्ता का हिस्सा बने तो काम करेंगे। आपकी क्या राय है तेजस्वी यादव और इस इंडिया टुडे कवर पर उनको जगह मिलने के लेकर के, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जनता जंक्शन शो की बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैलने लगा है। इस बार कोरोना वॉरियर्स कहे जाने वाले डॉक्टर्स बड़ी संख्या में कोविड-19 की चपेट में आए हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना विस्फोट हुआ पिछले दिनों। मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण के तकरीबन 95 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। आपको बताएं, 28 दिसंबर को 47 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे, तो 2 जनवरी को 352 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में भी ओमिक्रॉन का उतना खतरा नहीं है, जबकि बाकी कोरोना के वेरिएंट धीरे धीरे अपना पैर पसार रहे हैं। और उसके साथ साथ दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जो अब तक कोरोना के मामले सामने आए हैं बीते 2 दिनों में, उनमें तकरीबन 85% से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के हैं, जो कि एक बड़ा खतरा है। उसके साथ साथ एक और खबर कि बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के 83,86,000 बच्चों का कोरोना से बचाव को लेकर के टीकाकरण का काम आज से शुरू हो गया है। इसके अलावा एक खबर जो चिंताजनक है, भारत की बेरोजगारी दर दिसंबर में 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से यह पता चला है। इसके लिए बड़े पैमाने पर कोरोना का नया रूप ओमिक्रॉन माना जा रहा है। उसकी ओर से जारी हुई आज की रिपोर्ट में दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.9% हो गई है, जो कि नवंबर महीने में 7% थी। दिसंबर का यह आंकड़ा अगस्त में 8.3% के बाद सबसे अधिक है, जो कि चिंता का विषय है। इसके अलावा एक खबर चीन से जुड़ी हुई, भारत सीमा से जुड़ी हुई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें चीनी सैनिक गलवान घाटी में चीनी झंडा फहराते हुए दिख रहे हैं। वीडियो के माध्यम से चीन यह साबित करने की कोशिश में जुटा हुआ है कि उन्होंने यह झंडा गलवान घाटी के विवादित क्षेत्र में फहराया है, जबकि सेना के सूत्रों ने साफ तौर पर इसका खंडन किया है और साफ तौर पर यह चीज कही है कि यह भारत की सीमा में नहीं हुआ है। लेकिन यह प्रश्न गंभीर है और सरकार को इसको लेकर के और अधिक गंभीरता से चिंता करने की आवश्यकता है और बात करने की आवश्यकता है। कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी इसको शेयर किया गया। बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से
इसको शेयर किया गया और कहा गया कि नरेंद्र मोदी की लाल आंखें कहां हैं। इसके अलावा एक खबर उत्तर प्रदेश से, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 585 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 500 रुपए और सहायिकाओं को 250 रुपए देने की घोषणा करी है। आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं दोनों को ही 500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। यह प्रोत्साहन राशि है और इसे 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक दिया जाएगा। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5500 रुपए और मिनी आंगनबाड़ी को 4250 रुपए और सहायिका को 2750 रुपए मिलता रहा है। अब परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8000 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6500 रुपए और सहायिका को 4000 रुपए तक का मानदेय मिलने की उम्मीद है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। आज का कानून उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित लखीमपुर मामला है, जिसमें सीजेएम कोर्ट के सामने तमाम जो इसकी अब तक अपडेट है वो पेश की गई है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के 3 महीने पूरे होते ही जांच टीम ने सीजेएम अदालत में मामले की जांच पूरी करते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल आज कर दिया है। करीब 3 महीने तक चली लंबी जांच में विशेष अनुसंधान दल ने साफ कर दिया है कि 3 अक्टूबर को तिकनिया में हुई हिंसा को सोच समझ करके हत्या के इरादे से अंजाम दिया गया था। मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाते हुए पुलिस ने सभी 13 आरोपियों को मुलजिम माना है। आरोप पत्र में पुलिस ने जो अजय मिश्रा टेनी है उनके रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला को भी आरोपी बनाया है। उन पर सबूत मिटाने और पुलिस को झूठी सूचना देने का आरोप है। 3 महीने पहले 3 अक्टूबर की रात को दर्ज हुई एफआईआर में विवेचक विद्याराम दिवाकर ने कुल 13 आरोपियों पर आरोप तय किए थे। अब इसमें मंत्री के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का नाम भी बढ़ाया गया। उन पर मामले में साक्ष्य छुपाने का आरोप है। तिकुनिया कांड के 3 महीने आज पूरे हुए और आज सुबह 11:30 के करीब सीजेएम चिंताराम की अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया, जिसके बाद वरिष्ठ अभियोजक पदाधिकारी एसपी यादव ने संक्षेप में 5000 पन्ने के आरोप पत्र की जानकारी सीजेएम चिंताराम को बताई और विवेचक की तरफ से आरोप पत्र दाखिल कराया। आरोप पत्र में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया, जबकि मंत्री के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का नाम भी चार्जशीट में बढ़ाया गया है। देखने वाली बात होगी कि सीजेएम अदालत इस रिपोर्ट पर क्या फैसला करती है। इसके अलावा अब बढ़ चलते हैं आज के कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। ये एक कविता है। चलो चले पाठशाला हमें है पढ़ना, नहीं अब वक्त गंवाना, ज्ञान विद्या प्राप्त करें, चलो अब संकल्प करें, मूढ़ अज्ञानता गरीबी गुलामी की जंजीरों को चलो खत्म करें। ये कविता पढ़ने की वजह यह है कि आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। देश की पहली महिला शिक्षिका और समाज सेविका सावित्रीबाई फुले की आज जयंती है। 3 जनवरी को महाराष्ट्र के सतारा जिले में नायगांव गांव में 3 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। वो देश की पहली महिला शिक्षिका थी। इसके साथ ही भारत के पहले बालिका विद्यालय की महिला प्रिंसिपल भी थी। उन्होंने पहले किसान स्कूल की भी स्थापना भारत में की थी। आज जब महिलाओं के ऊपर इतना तमाम चीजें उठ रही हैं और महिलाओं और खास करके बच्चियों के हित की बात की जा रही है, ऐसे में सावित्रीबाई फुले से हमें सीख लेनी चाहिए कि एक महिला होकर के तमाम विषम परिस्थितियों में उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया वो अपने आप में नजीर है। बाकी मौज करिए। आज का जनता जंक्शन शो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इस कार्यक्रम को साझा भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।